क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स। आइए इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि सेट मीन्स क्या होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, अब आपने उनको बहुत बढ़िया तरीके से कलेक्ट कर लिया है और वो एक खास पर्टिकुलर तरीके के हैं या तरह के हैं, टाइप के हैं, उनको सेट्स कहते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास कौन कौन से वॉवल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनका एक कलेक्शन बनाना ये कहलाता है सेट्स। क्लियर हो गई बात? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन। भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उन सबका कलेक्शन। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं? यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सारे के सारे जो हैं जब कलेक्टिव फॉर्म में आएंगे तो उनको कहते हैं सेट्स। अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक टर्म है एलिमेंट्स और एक टर्म है सेट्स। मतलब जो हमारे सेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं उनको कहते हैं हम एलिमेंट्स। मैंने ए, ई, आई, ओ, यू ये तो हो गए एलिमेंट। ये यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, ये जो स्टेट्स के नाम थे जिनका कलेक्शन था, इनको कहा गया है एलिमेंट्स। इनकी कलेक्शन है उसको कहते हैं हम सेट्स और उसको ऐसे करली ब्रैकेट में दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, डिफाइन करने के लिए वो जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल और जो सेट का नाम है उसको कैपिटल से। अब साइन देखिए, ये आपके सामने एक साइन है। दिस मीन्स इंप्लाइज दैट। नेक्स्ट साइन देखिए, ये आपके सामने एक साइन आया, एक ई टाइप का साइन है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अब अगर इसको काट दिया जाए बीच में से तो इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग टू। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स पर। इफ एलिमेंट ए स्मॉल में है इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब देखिए दो ही टर्म आ गई, स्मॉल ए मैंने एलिमेंट, बड़ा ए मैंने कैपिटल ए, मैंने सेट। तो इसका मतलब है इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब इसका उल्टा देखते हैं। मान लो कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है, तो इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट इंप्लाइज दैट ए डज नॉट बिलोंग टू ए। स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। अब आगे देखते हैं हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? सबसे पहले सेट को हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। रोस्टर का मतलब है किसी का रोस्टर, मैंने किसी की लिस्टिंग बनाना, और टेबुलर का मतलब भी लिस्ट है। अब ये क्या होता है? समझ लीजिए कि इसमें सारे एलिमेंट्स कॉमा से अलग अलग किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। हमने ये करली ब्रैकेट बनाया, ब्रेसेस लिए और इसके बीच में वो सारे के सारे लिस्ट कर दिए नेचुरल नंबर्स। जब हम सारे के सारे एलिमेंट्स दो करली ब्रैकेट के बीच में डाल देते हैं, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब दूसरा फॉर्म कौन सा है देखिए, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें क्या अंतर है? सेम तरह का हमें सेट लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। अब हम लिखने का तरीका है x, इसके आगे दो बिंदु लगे हैं जिसका मतलब है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 8। फिर इसे कर्ली ब्रैकेट में डाल दो। जब हम उसे लिख देते हैं या सारे के सारे एलिमेंट ना लाकर किसी और तरीके से हम उसे डिनोट करते हैं और बताते हैं, तो इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे अब नीचे इसी को ही हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। मैंने x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, मैंने वो नेचुरल नंबर है, और x इज लेस देन 8। तो हम समझ गए x तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 नहीं होता, उससे नीचे नहीं होता, और 8 से ऊपर हमें लेना नहीं है।
नाउ लेट अस मूव टू टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितनी तरह के होते हैं, अब इस पे बात करते हैं। पहला तो है एम्प्टी सेट। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। अच्छा, इसको वॉइड सेट भी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं होता जिसमें। नल सेट भी कहते हैं, और इस फाई से भी डिनोट करते हैं, और इस तरह से बड़े ब्रैकेट से भी इसे दिखा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट 10th में भी पढ़ता हो और 11th में भी पढ़ता हो? तो इसका मतलब हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये सेट एम्प्टी सेट है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, जिसमें नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इसमें सिंगल एलिमेंट है। अब जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे कि ये सेट ए जिसमें एक एलिमेंट है, इसे सिंगलटन सेट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फाइनाइट सेट और उसके बाद इनफिनाइट सेट पर। फाइनाइट सेट मैंने अ सेट विच इज एम्प्टी और हैव डेफिनेट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। जैसे कि एक सेट ए है, देखिए एम्प्टी है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, डेफिनेट है 1 2 3 4। तो ये क्या कहलाते हैं? फाइनाइट सेट। इसकी दूसरी बात, इनफिनाइट सेट्स। मैंने अ सेट विच हैज इनफिनाइट एलिमेंट्स, मैंने नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4, नेचुरल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, काउंट ही नहीं कर सकते, इनफिनाइट है, उसको इनफिनाइट सेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इक्वल सेट्स। इफ every element of set A is member of set B and every element of set B is member of set A, A के सारे एलिमेंट्स B में और B के सारे एलिमेंट्स A में, जैसे P Q R और R Q P, तो A और B इक्वल सेट्स कहलाते हैं। इसी तरह से एक टर्म यहाँ पर आ रही है बार बार, जिसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो नंबर है उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर, तो उनका कार्डिनल नंबर 3 आ गया। उसी तरह एक सेट है इक्विवेलेंट सेट। मैंने सेट्स विद इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें कार्डिनल नंबर सेम होता है, ऐसे दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जैसे कि सेट ए 2 3 5, सेट बी 4 3 9, नंबर सेम है ना, कार्डिनल नंबर, मगर एलिमेंट्स अलग अलग है। वो हो सकता है कॉमन भी हो सकते हैं, मगर इनको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। आपने देखा होगा ए में 1 2 3, बी में भी 1 2 3, सी में एक एलिमेंट 4 ज्यादा है। इफ every element of set A 1 2 3 is an element of set B 1 2 3, then A is a subset of B। यहां पर A B का सबसेट है। ये इस तरह से U टेढ़ा करके बिठा देते हैं, नीचे इक्वल भी लगा देते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट इसके इसमें है, ठीक है ना। उसी तरह से B भी तो A का सबसेट बन सकता है, राइट ना, मगर ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल है ना, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट कब होगा? A is a proper subset of C if and only if every element of A is also in C। ठीक बात है, A के सारे एलिमेंट 1 2 3 C में है, and there exists at least one element in C that is not in A। एक एलिमेंट C में ऐसा होना चाहिए जो A में नहीं है, जैसे कि 4। तो इसका मतलब है A जो है वो प्रॉपर सबसेट है C का। समझ में आ गया? अच्छा, इस तरह अगर 1 होता, ए सिर्फ एक ही एलिमेंट होता 1, तो भी वो प्रॉपर सबसेट होता सी का। इस तरह बी भी सी का प्रॉपर सबसेट है। मगर अब टर्म है सुपर सेट। सी जो है वो इन दोनों का सुपर सेट है, सुपर सेट ए का भी और सुपर सेट बी का भी। ये साइन उल्टा इस तरह से बना दो तो ये बन जाता है सुपर सेट। अब आगे बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। भाई ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखो, एक सेट हमने ए बनाया जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, बी बनाया ये एलिमेंट्स है, और एक यूनिवर्सल सेट बनाया जिसमें कुछ एलिमेंट्स इसके बाहर भी हैं। मगर ये बात पक्की है, ये सारे के सारे यू में आ रहे, तो जिसमें सारे सेट्स आ जाते हैं और उसके अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं,
वो उनका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 5 6, बी में एलिमेंट 3 9, तो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 5 6 तो है ही, 3 9 तो है ही, 4 7 8 वाला भी एलिमेंट इसमें होगा, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें, एक एक बार आएंगे। अब है पावर सेट। अब पावर सेट और यूनिवर्सल सेट में डिफरेंस समझ लीजिए। यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, मगर पावर सेट में उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके वो सबसेट, उनके जितने भी सबसेट हैं वो सारे पावर सेट में आ जाते हैं। फिर से, जैसे एक सेट है 1 2 3, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज द पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ए। अब पावर सेट किस तरह से बनेगा देखो, 1 2 3 का देखो। सबसे पहले तो 5 सब का सबसेट होता है, मान लो, राइट। 1 इसका सबसेट है, बिल्कुल है। 2 इसका सबसेट है, बिल्कुल है। 3 सबसेट है, 1 2 भी है, 2 3 1 3 और 1 2 3 भी है, राइट ना। सबसेट्स आ गए, तो ये बन गया पावर सेट। एलिमेंट्स लिख देते तो देखो यूनिवर्सल सेट होता है। अब इसका फॉर्मूला भी समझो। उसका फॉर्मूला देखिए 2 की पावर n, यहाँ n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब जैसे इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 3 है ना, तो 2 की पावर 3 मैंने 2 2 8, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आ गए। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब है क्लोज्ड इंटरवल। देखिए ए एक सेट है, x बिलोंग्स टू r, जहां पर x जो है -2 और 2 के बीच में है और इक्वल टू भी है। जब इक्वल टू होता है और बीच में होता है, इसका मतलब वो एंड पॉइंट ले रहा है। मैंने यहाँ -2 और यहाँ 2 भी आएगा, समझ में आ गया। जब एंड पॉइंट कंटेन होते हैं तो इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको बड़े ब्रैकेट -2 और 2 से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। अब ओपन इंटरवल क्या है भाई? फिर अगर x बिलोंग्स टू r है और x -2 और 2 के बीच में है मगर इक्वल नहीं है, तो नॉट कंटेन एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स नहीं आ रहे, देखो वहां तो डॉट था, यहाँ सर्कल सा है, मैंने ये पॉइंट नहीं आ रहे, -2 और 2 तक नहीं पहुंचे, उससे कम ही है। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं छोटे ब्रैकेट से। क्लियर हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी है कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड भी होते हैं। मैंने एक तरफ से डॉट, एक तरफ से सर्कल, मैंने -2, तो x जो है वो इक्वल भी आ गया, इस तरफ -2 से बड़ा है और इधर 2 से छोटा है, तो यहां तो आ गया आपका, एक तरफ तो आ गया आपका डॉट, मैंने क्लोज इंटरवल, और इस तरफ आ गया ओपन इंटरवल, यहां बड़ा ब्रैकेट, यहां छोटा ब्रैकेट। क्लियर हो गया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मैंने यूनियन क्या होता है, यूनियन तो पता ही है, जुड़ना। अब जैसे यहाँ पर 2 सेट्स हैं, लेट ए सेट ये हो गया 1 2 3 4 8 9 और बी सेट हो गया 1 2 3 और 5। यूनियन मैंने इनके सारे के सारे एलिमेंट्स अगर जोड़ दिए जाए, एक एक बार ले लिए जाए, तो वो यूनियन होता है। तो ये सारा इनका यूनियन हो गया। बड़ी क्लियर बात। इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन में सिर्फ वो जो कॉमन सेट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, सॉरी, वो आ जाएंगे, जैसे 1 2 3। अच्छा, यूनियन में तो ऐसे ही यू बनेगा, इंटरसेक्शन में उल्टा बन जाएगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, मैंने 1 2 3 कॉमन आ गया। क्लियर हो गई ये बात। अब अगली टर्म है डिसजॉइंट्स है। जैसे ए सेट और बी सेट जुड़े ही नहीं हुए, है ना, कोई कॉमन ही नहीं है। मैंने इंटरसेक्शन क्या है? कुछ नहीं है, फाई है, तो ये डिसजॉइंट। अच्छा, डिफरेंस a माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी, मैंने जैसे ये a है और ये b है, a में तो है मगर b में नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है जी? c b d, a माइनस बी। अच्छा, इसी तरह से अगर हम निकला हो b माइनस ए, b में तो है मगर a में नहीं है, क्या हो सकता है? f और g। ठीक बात है ना, a और e तो a में भी है ना। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए, जैसे ए का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो इसके कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। देखो यहां पर ए में क्या नहीं है? एफ और जी नहीं है, है ना, तो ये एफ और जी इसके क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा,
यू में होने चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे ना। तो इसका साइन होता है ए के ऊपर डैश लगा दिया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ऐसे लिख सकते हैं, ए तो ए बी सी डी ई है, मगर ए का कॉम्प्लीमेंट एफ और जी है। डी मॉर्गन्स लॉ, ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? देखिए, अब कई सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, हमें पता होने चाहिए। जैसे अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट मैंने जो ए यूनियन बी में नहीं है मगर यूनिवर्सल सेल में है, तो वो इक्वल होगा ए के कॉम्प्लीमेंट के, और इंटरसेक्शन ले लिया जाए बी का कॉम्प्लीमेंट इसके। उसी तरह इसका रिवर्स भी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हम इसे बना सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से एक नियम और भी है, वो यह है कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो ए इंटरसेक्शन बी के, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो बी के और सेट ए के, हमें इनके यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसका रिवर्स भी है, मैंने अगर हमें यूनियन के एलिमेंट्स पता हो ए और बी के, और ए और बी सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो, तो हम इनका इंटरसेक्शन भी, नंबर ऑफ एलिमेंट उनके भी निकाले जा सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट, तीन सेट्स अगर आपस में जुड़ रहे हैं, उनका कोई क्लब हो रहा है, कई क्वेश्चंस आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो उसका फार्मूला ये अप्लाई ज़रूर होगा, इसे ध्यान रखें।